इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं चिनुआ एचेबे का जो नावल है अ मैन ऑफ द पीपल, उसके तमाम कैरेक्टर्स का। तो इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, और वो है ओटिली समालू। और मैन ऑफ द पीपल जो चिनुआ एचेबे ने नावल लिखा है, ये बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज जो हैं पोस्ट कलोनियल नाइजीरिया के पर्सपेक्टिव के अंदर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें जो इनका मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है ओटिली समालू, जिसको हम थ्रू आउट ओटिली कहकर पुकारेंगे। तो इस कैरेक्टर के एनालिसिस को हम मुख्तलिफ वेज से और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जिसमें एक एनालिसिस इसका ये है कि ये एक आइडियलिस्ट कैरेक्टर है। टू स्टार्ट विद द स्टोरी, ये आइडियलिज्म में बिलीव करता है। सो ओटिली जो है ये एक आइडियलिस्ट यंग मैन है जिसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर, कि ये इंसाफ को और मसावात को मतलब स्ट्रॉन्गली उनमें बिलीव करता है। इनिशियली ये अपने उस्ताद से, जो एक फादर लाइक फिगर है उसके लिए, चीफ नंगा जिसका नाम है, नांगा या नंगा हम कह सकते हैं, तो वो एक पॉलिटिशियन है और वो इसका उस्ताद भी रहा है प्रीवियसली। तो ये फादर लाइक फिगर है ओटिली के लिए, और ओटिली बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर है और इम्प्रेस्ड है उसके पॉलिटिकल आइडियल से, उसकी थिंकिंग से, और उसकी जिस तरह के वो अपना पॉलिटिकल चेंज का एक पर्सपेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री प्रेजेंट कर रहा है चीफ नंगा, उससे ओटिली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये जो आइडियलिज्म होता है, ये बेसिकली दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। सो आइडियलिज्म मीन्स कि हर कोई सोचता है कि हर चीज़ एक आइडियल, बेहतरीन, 100% परफेक्ट स्टेट में हो, जबकि रियलिज्म ये है कि हमने दुनिया की जो हकीकत है उसके साथ जीना है, और जो दुनिया में जिस तरह चीज़ें चलती हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि 100% परफेक्शन भी नहीं है और उसके बाद सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन हमने बस उसके साथ गुजारा करना। तो बेसिकली ओटिली आइडियलिस्ट है, जिस तरह प्लेटो आइडियलिस्ट था और जो बाद में एरिस्टोटल है वो रियलिस्ट था। सो नेक्स्ट, जो आइडियलिज्म के बाद इसकी एक थॉट जो सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड है वो है कि इसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। सो ओटिली जो है ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, क्योंकि जैसे ही जो ये कैप्टिवेटेड था चीफ नंगा से और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, लेकिन जैसे ही इस पर नाइजीरियन पॉलिटिक्स जो है उसके तमाम चीज़ें आश्कार हुई हैं और उस पर ओपन हुई हैं और उसको एक्सपोज हुई हैं और उसको पता लगा है, तो इसकी जो कैप्टिवेटेडनेस थी टुवर्ड्स चीफ नंगा, ये जितना ये फैसिनेटेड था वो ख़त्म हो गई या कम हो गई, क्योंकि इसने करप्शन और बिट्रेयल, बेवफाई जो है वो खुद अपनी आंखों से देख ली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ और इसने अपने अंदर एक क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकर किस्म की चेंजेस लेके आए और इसने अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया है। तो उसके पीछे भी बेसिकली रीजंस हैं। एक तो ये करप्शन, जो चीफ नंगा के जो स्कैंडल्स आ रहे थे, प्लस ये चीफ नंगा बीइंग फादरली फिगर ऑफ दी ओटिली, ये ओटिली की जो गर्लफ्रेंड थी एलसी, उसका आगे जिक्र आएगा, उसके साथ इसके कोई इमोरल एक्टिविटी या इस तरह के ताल्लुकात भी थे जो ओटिली को पता लग गए थे, जिसने खुद देखा था अपनी आंखों में। सो ये एक एम्बिशियस कैरेक्टर है, तो एम्बिशन भी ओटिली के कैरेक्टर में हार्बर हुआ है, भरा हुआ है, ये मौजूद है। तो ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज की एम्बिशंस हैं इसके अंदर, और ये कहता है कि मैं, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और ये तालीम हासिल करना चाहता है, और उसके दिल के अंदर एक बहुत गहरी ये डिज़ायर है और ये ख्वाहिश है कि ये अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करे, उनकी बेहतरी के लिए काम करे और अपने मुल्क की तरक्की जो है उसके लिए ये काम करे। तो ये एम्बिशंस भी हैं इस कैरेक्टर के अंदर। फिर इसके जो मॉरल डायलेमास हैं ओटिली के, वो बहुत मतलब एक कैप्टिवेटिंग किस्म की उनकी भी सिचुएशन है, कि ओटिली जो है उस थ्रू आउट द नॉवल उसको करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो और उसके डिसीजंस और जो एक्शंस हैं उसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल हमें मिलती है, जिसके अंदर मॉरल इंटेग्रिटी भी है और एक मॉरली वो कंप्रोमाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर रह के डिसअपॉइंटेड भी है। तो इंटेग्रिटी बेसिकली एक ऑनेस्टी होती है जो हम लोगों के सामने एक हमारा फेस होता है ना। तो एक इंटेग्रिटी मीन्स कि जब मुझे कोई नहीं भी देख रहा तो भी मैं दुरुस्त काम करूं। ऑनेस्टी जब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं ईमानदारी से काम करूं, और इंटेग्रिटी मीन्स इवन मुझे कोई भी नहीं देख रहा तो एक जो कॉन्शियस होता है, ज़मीर होता है, उसकी आवाज़ पे भी आप खुद को रेलेवेंट रखते हैं और खुद मेहनत करते हैं, तो उसको इंटेग्रिटी कहते हैं। मॉरल डायलेमा में अगर हम, डायलेमा जो है इसका ओटिली का, उसमें हम एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो ये कि एक तो ये जिसको ये चीफ नंगा को फादरली फिगर और करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे कंसिडर करता है, वो एक करप्ट पॉलिटिशियन निकलता है। तो ये उसकी, और फिर उसका अफेयर होता है इसकी गर्लफ्रेंड एलसी के साथ, जो कि मतलब
एक्स गर्लफ्रेंड बन जाती है इसकी फॉर्मर इस सिचुएशन के बाद। तो ये सिचुएशन जो है ये एक बड़ी मॉरल पोजीशन में एक चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन ओडेली के लिए बन जाती है कि जो बंदा उसको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता था वो भी 2 नंबर निकला, प्लस उसकी जो अपनी गर्लफ्रेंड थी वो मतलब अपनी एक फिजिकल रिलेशन उसने बनाया हुआ था और उससे एक बेवफाई का एलिमेंट जो है वो इसको मतलब इसके सामने आया। उसके बाद मॉरल डिलेमास के बाद है रिलेशनशिप। तो ओडिली का जो रिलेशनशिप है एलसी जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है या फॉर्मर गर्लफ्रेंड है, और जो चीफ नंगा है उसने इसके एक्सपीरियंसेस को और इसके पर्सपेक्टिव्स को चेंज किया है, और इसका जो इंटरेक्शन है वो रिवील हुआ है कि इसकी पर्सनैलिटी के अंदर हाईलाइटेड किस्म की वल्नरेबिलिटीज भी आ गई हैं और स्ट्रेंथ्स भी आ गई हैं। सो वल्नरेबिलिटीज इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर ससेप्टिबिलिटीज़ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं या लाइबिलिटीज़ होती हैं, मीन्स के जिनसे जो हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं बेसिकली, और स्ट्रेंथ्स जो हमारी पॉजिटिव या हमारे प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो मतलब इसकी जो चेंज्ड ओडिली है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हाईलाइट भी हुई हैं, उसकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स का भी पता लगा और वो डिफरेंट भी हैं। सो इसका जो रिलेशनशिप है ओडिली का चीफ नंगा के साथ, तो उसमें एक तो फादर सन लाइक डायनामिक्स हैं उसके अंदर शुरू में, लेकिन पॉलिटिकल मेंटोरशिप भी इसने हासिल की है इससे, और वो बड़ा इमोशनली अटैच्ड है क्योंकि वो उसका टीचर था और वो उससे इंस्पायर्ड था। और फिर चीफ नंगा जो है वो मतलब उसने पॉलिटिक्स में अपना एक मकाम बनाया हुआ है और वो कल्चर का मिनिस्टर भी बना हुआ है और लोग उसकी बात सुनते भी हैं और लोगों ने उसको अपना एक ट्रस्ट भी दिया हुआ है और वो मतलब सेलेक्ट होके असेंबली तक पहुंचा हुआ है। तो उसकी पॉलिटिकल मेंटोरशिप का भी एलिमेंट है जो ये दो मतलब चीज़ें हैं। या इसमें फिर बाद में उसका रिलेशन जो चेंज हुआ है उसके अंदर मॉरल डिलेमा ऑफ द बिट्रेयल आ गया है जिसमें वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था। और एक जनरेशन गैप भी हमें एक सिंबॉलिज्म के तौर पे नज़र आता है कि मतलब ओडिली जो है वो अभी यंग जनरेशन में है और नंगा जो है वो पूरी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस लेके एक मतलब एक बहुत बड़ा गैप है इनके अंदर। और ये एक सैटिरिकल कमेंट्री जो बन जाती है, मीन्स के पहले चीज़ें अपेरेंटली कुछ और नज़र आ रही थी लेकिन बाद में चीज़ें कुछ और हो गई। उसके बाद इसका जो रिलेशनशिप है उसको हम थोड़ा सा एलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। तो एलसी जो है इसकी फॉर्मल गर्लफ्रेंड, उसका जो बिट्रेल है, ये बेवफाई है, ये ट्रेचरी है, उसको हम सोसाइटल करप्शन के तौर पे ले सकते हैं कि वो उसकी जो इंस्पायर्ड फिगर थी चीफ नंगा उसके साथ उसने एक फिजिकल अफेयर अपना बनाया हुआ है। और ये सिंबलाइज करता है कि पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया जो है उसमें कितना ही मॉरल डिके आ गया है या मॉरली वो कितना करप्ट हो गया है या कितना ख़राब हो गया है कि वो ना उम्र का लिहाज कर रहा है ना रिश्ते ताल्लुक का लिहाज कर रहा है, और मीन्स के अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं या अपनी जो इकोनॉमिकल नीड्स हैं या मतलब के एक जो लम्हाती मज़ा है उसके पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने ब्रॉडर एस्पेक्ट को छोड़ा हुआ है। इन तमाम एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद ओडिली जो है वो सोशली अवेयर हुआ है। तो मतलब वो पहले एक नेव लाइक बिहेव कर रहा था जिससे अनजान होता है दुनिया के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में वो इतना नहीं जानता था, लेकिन जब उसके बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो फिर उसके अंदर एक सोशल अवेयरनेस का एलिमेंट आया है और सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं वो उनको क्वेश्चन करना शुरू करता है और वो रियलाइज करता है कि एक एक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट की ज़रूरत है ताकि हम इन सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस कर सकें, अरेस्ट कर सकें और हल कर सकें। तो इसको जो आप हम इसको डिस्कस करते हैं कि सोशल अवेयरनेस का जो एलिमेंट है वो ये कि इनिशियली एक आइडियलिस्ट जो ओडिली था, जब उसको एक्सप्लॉयटेशन का, डिसीट का, धोखे का और पॉलिटिकल सिस्टम का और एक सिंबलाइज्ड जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी हकीकत का सामना हुआ तो उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ी और वो ट्रांसफॉर्म हुआ। उसने क्रिटिकली सोचना शुरू किया सोसाइटी के बारे में और फिर उसने अपनी एक्सप्लोरेशन को सोसाइटल इश्यूज को हल करने के लिए पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में अपने अंदर उसने एम्बिशंस बनाए कि मैं चीज़ों को दुरुस्त करूँगा या मैं चीज़ों को अच्छाई की तरफ लेके जाऊँगा। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन जो है वो ओडिली के कैरेक्टर के अंदर, उसको अगर हम देखें तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनका रेजोल्यूशन है जिसमें पर्सनल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ये मतलब कि ओडिली की ये एबिलिटी है कि वो नेविगेट भी कर सकता है और उनको रिजॉल्व भी कर सकता है और वो एक अच्छा खुद को एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशंस दे सकता है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अगेंस्ट एक अडेप्टेबिलिटी या आप समझ लें कि उनको फेस करने की सलाहियत है उसके अंदर
और दूसरा उसके अंदर एक रेजिलियंस है, मतलब कि एक रिजिडिटी है, और वो उनको साबित करनी से फेस कर सकता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और उनको एक रेजोल्यूशन की तरफ भी लेके जा सकता है। सो इसमें जो एक इंटरनल स्ट्रगल है जो डिस्कवर करता है दोनों चीज़ें, जो अगेन पॉलिटिकल और फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड के मामला थे उसके फादर लाइक फिगर के साथ, वो बिट्रेयल और पॉलिटिकल करप्शन और ये सारी चीज़ें, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको उसने एड्रेस किया, और फिर वो उसका कैरेक्टर इस तरह का डेवलप हुआ है कि फिर एक सोशल अवेयरनेस जो उसके अंदर जागी है, तो वो फिर पॉलिटिकल जो करप्शन है नंगा की, उसके खिलाफ उसने बोलना शुरू किया, उसके खिलाफ उसने एक स्टैंड लिया है। तो ये हम कह सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। उसके बाद ओडेली के कैरेक्टर के अंदर आयरनी के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो इनिशियली वो चीफ नंगा को एडमायर करता है, लेकिन लेटर वो करप्ट साबित होता है, जो इटसेल्फ ये एक आयरनी है। और उसके बाद वो जो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड होती है, तो उसके साथ उसका एक ट्रस्ट का ताल्लुक होता है, लेकिन वो भी उसको बिट्रे कर जाती है, तो इसमें भी एक आयरनी है। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप की और ह्यूमन नेचर की, ये उसको समझ आ रही है, और बेसिकली ये आयरनी के तौर पे रिप्रेजेंट की गई है। तो इसको हम एक अगर हम कहें तो एजुकेशनल आयरनी भी है, कि पहले वो एजुकेटेड यंग मैन है, उसके पास डिग्री है, लेकिन वो चीज़ों को और तरह से ले रहा है। लेकिन जब उसको चीज़ें एक्सपोज होती हैं, मतलब कि एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, जब वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो आयरॉनिकली चीज़ें उसको डिफरेंट नजर आती हैं। फिर एक रोमांटिक आयरनी के तौर पर भी चीज़ें ले सकती हैं, रिलेशनशिप जो उसका एज ए पॉलिटिशियन या एज ए फादर लाइक फिगर चीफ नंगा के साथ है, या एज ए गर्लफ्रेंड उसका एलसी के साथ है, तो ये दोनों रिलेशन भी उसको रोमांटिक आयरनी में धोखा देते हैं, या उसकी उसकी पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। तो ये आयरनी के तौर पे ओडेली के कैरेक्टर में हमें नजर आता है। फिर इसमें इसका जो कैरेक्टर है ओडेली का, वो एम्बॉडी करता है, या उसके अंदर एक क्रिटिक है सैटिरिकल एलिमेंट्स की भी, और वो सैटिरिकल एलिमेंट्स भी बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल ही हैं, इन द बैकड्रॉप ऑफ द इश्यूज ऑफ द नाइजीरिया। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं और उसके जो एक्शंस हैं, और वो मतलब कि एचएबी की जो कमेंट्री है पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन के ऊपर, थ्रू ओडिली वो अपने रीडर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो सैटिरिकल एलिमेंट्स हैं, इनमें एक तो हम सटायर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पॉलिटिकल नेविटी हम कह सकते हैं कि वो पहले अनजान है, या कम एजुकेटेड है, या कम अवेयर है पॉलिटिकली, तो उसको चीज़ें नहीं पता, तो पॉलिटिकल नेवनेस, ये पॉलिटिकल लेस इन्फॉर्म्ड वो जो ओटीबी है, जैसे जैसे वो ज़्यादा इन्फॉर्म हुआ है, तो उसने अपनी पर्सपेक्टिव अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया। और फिर मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ के भी डबल स्टैंडर्ड्स उसने सोसाइटी में देखे हैं, तो वो भी एज ए सटायर इसके कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किए गए हैं। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसका एलिमेंट भी है ओडिली के अंदर, कि वो क्वेश्चन करता है अपने तमाम बिलीव्स के ऊपर और एक्शंस के ऊपर, और फिर एक इंट्रोस्पेक्टिव किस्म की कंट्रीब्यूशन है उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट में, और वो इन डिटेल और डेप्थ में पोर्ट्रे किया गया है जो नावल के अंदर के उसकी जो इंट्रोस्पेक्शन है और सेल्फ एग्जामिनेशन है ओडिली के कैरेक्टर में। मीन्स कि वो जब रियलाइज करता है कि वो अनजान बना हुआ था, या वो नासमझ था, या वो नेव था, उसको इतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, वो अपने आप को रिव्यू करता है। और इसी तरह फिर वो जो पर्सनल किस्म के कॉम्प्रोमाइजेज हुए हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर, जब वो उनको कॉन्फ्रंट करता है चीफ नंगा और एलसी दो के कैरेक्टर में, और एक मॉरल डायलेमा क्रिएट होता है, तो उससे भी वो खुद को सेल्फ एवेलुएट करता है, और उसकी जो एक इंट्रोस्पेक्शन है अपने ही बारे में, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, उससे वो अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एनालिसिस था ओडिली की डेवलपमेंट का। अभी हम दूसरा कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट एंटेगनिस्ट है, चीफ नंगा एज एन एंटेगनिस्ट, तो ये भी सेंट्रल कैरेक्टर है नावल का, और इसके कैरेक्टर एनालिसिस में इसकी पर्सनैलिटी और इसका जो नैरेटिव है, रोल है, और पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसके पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म से भरा पड़ा ये पता, ये मतलब कि इसकी पॉलिटिकली इतना ये दो नंबर है, ये दो नंबर कहना चाहिए, ये ख़राब है, या ये अपॉर्चुनिस्ट है कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं करता जिससे ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स, ये पर्सनल बेनिफिट्स ले सकता है। ये अपनी इसने पोजीशन को इसने दौलत जमा करने के लिए और पावर जमा करने के लिए यूज़ किया है, और मतलब पब्लिक का नुकसान करके। और इसकी जो पॉलिटिकल मैनूवर्स हैं वो हाईलाइट करती हैं कि इसकी नेचर बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है, मीन्स कि कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता। और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका
की जितनी भी लीडरशिप है वो चीफ नंगा के कैरेक्टर में हमें नजर आई है कि उस वक्त की मैक्सिमम लीडरशिप वो क्या थी, वो मतलब अपने वक्ती फायदे के लिए जो अपनी नेशन है उसके फायदे को कुर्बान कर देते थे। बाकी इसकी बस एक कैरिज्मा है, इसकी पर्सनैलिटी है और एक चार्म है इसकी पर्सनैलिटी में जो लोगों को अपील करती है और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी ये आवाम को या मैसेज को कैप्टिवेट करता है अपने ऑरेटरी स्किल से, तकरीर करने के स्किल से कैप्टिवेट करता है, जो नॉर्मल पॉलिटिशियंस में होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन से उनको कैप्टिवेट करता है। तो इसका जो कैरिज्मा है वो इसकी एक जो पब्लिक में सपोर्ट है, हालांकि इसकी प्रैक्टिसेस करप्ट हैं लेकिन फिर भी ये पब्लिक के साथ कनेक्ट होता है और पब्लिक की सपोर्ट है इसके साथ, क्योंकि इसको पब्लिक के साथ बात करनी आती है, इसकी ऑरेटरी स्किल्स अच्छी है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब जो सामने नजर आती है। करप्शन का एलिमेंट चीफ नंगा एग्जेम्पलीफाई करता है करप्शन को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मीन्स के नाइजेरियन या अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स में अगर हम करप्शन को एग्जेम्पलीफाई करना चाहते हैं तो इस नावल में चीफ नंगा उसकी एक सिंबलाइज कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एंगेज्ड है एम्बेजलमेंट में, और एम्बेजलमेंट होती है बेसिकली मिस अप्रोप्रिएशन या मिस यूज या थेफ्ट, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एम्बेजलमेंट में आती हैं। और रिश्वत सतानी में यानी कि ब्राइबरी में भी इन्वॉल्व है और इस तरह के दूसरे जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं जिससे उसने पूरी दौलत इकट्ठी हुई है, कोई काम इसने नहीं छोड़ा दौलत इकट्ठा करने वाला। और ये तमाम ब्रॉडर इश्यूज जो हैं करप्शन के, ये थ्रू चीफ नंगा एक्चुअली हमें बता रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन पॉलिटिक्स के बारे में। करप्शन के बाद इसने अब्यूज ऑफ पावर भी किया है, तो एज ए पॉलिटिकल लीडर ये जो चीफ नंगा है इसने अपनी अपोजिशन को भी एक्सप्रेस किया है और उसके बाद लोगों को खामोश करवाया है, डराया धमकाया है, एक्सप्रेस किया है अपोजिशन को और साइलेंस किया है। जैसे मीन्स कि जो उसके डिसेंट मीन्स साइलेंट डिसेंट, जो इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठी है उसको उसने खामोश करवाया और उसने सिचुएशंस को और सिस्टम को मैनिपुलेट किया है और अपनी अथॉरिटी और पावर जो है इसने मेंटेन रखी है और फिर उसका गलत इस्तेमाल भी किया है। अभी हीडोनिज्म जो है इसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा है। हीडोनिज्म बेसिकली जो लफ्ज़ है या एक हिडो इनिस्टिक जो लाइफ स्टाइल या पर्सनैलिटी होता है, तो बेसिकली ये प्लेयर सीकिंग या हाई लिविंग या आप समझ लें इस तरह की है जिसके अंदर बहुत मतलब अय्याशी वाला लाइफ स्टाइल है ना। तो ये तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो पोजीशन इसकी है, जो इसकी मिनिस्ट्री फॉर कल्चर है और उसके जितने भी बेनिफिट सरकारी तौर पे मिलते हैं वो उसने सारे एंजॉय किए हैं। और इसका स्टाइल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट है, अय्याश पुरतय्युस किस्म की ज़िंदगी ये गुजार रहा है जिसके अंदर ये पार्टीज़ हैं, इसके लव अफेयर्स हैं उसके बाद, और ये जो पॉवर्टी आम पब्लिक के अंदर है उसके बिल्कुल अगेंस्ट ये एक अपोजिट जिंदगी गुजार, मतलब गरीब लोगों का ये एक अमीर अय्याश। और मैनिपुलेशन जो है वो चीफ नंगा के कैरेक्टर में एज ए पॉलिटिशियन उसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इवन इसने ओडिली को भी इन्फ्लुएंस किया हुआ है, कंट्रोल किया, और इनिशियली इसीलिए ओडिली उसको एडमायर भी करता है, मतलब ये इतना ज़बान से लोगों को या अपने एक्शन से जो कि सूडो एक्शंस हैं, मतलब कि वो एक्चुअली हैं नहीं, सिर्फ दिखावे के हैं, उनसे लोगों को फंसा लेता है। और इसकी मैनिपुलेशन जो है वो इसकी डार्कर साइड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप रिवील करती है कि वो जिस तरह मेरे को शेक्सपियर ने कहा था कि इफ़ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू, कि अगर सोने को ही जंग लग जाए तो फिर लोहे से क्या गिला करे। तो बेसिकली इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लीडरशिप में ही जब ये चीज़ें आ गई तो फिर बंदा आम बंदे से क्या तवक्को रखे। तो एक इनकन्सिस्टेंसी है इसके कैरेक्टर में, इसके एक्शंस में, कि जो ये कहता है पॉलिटिकली बेसिकली वो करता नहीं है। तो एक कंट्रडिक्शन है इसके इनिशियल पॉलिटिकल आइडियल्स में कि जब ये पॉलिटिक्स में आया था या इलेक्शन लड़ने से पहले या पावर में आने से पहले जो इसके आइडियल्स थे, पावर में आने के बाद वो कैसे चेंज हो गए। तो ये सर्टेन प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करता था, लेकिन अब इसका बिहेवियर जो है वो रिवील कर रहा है कि इसमें भी कंसिस्टेंसी की कमी हो गई है। और ये जो विलिंगनेस जो है इसकी, मतलब कि इसने तमाम प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपने पर्सनल गेन्स के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए, इनफरादी फ़ायदे के लिए। इसने जो सोसाइटी है उसको या अपने लोगों को छोड़ दिया और अपने फ़ायदे के पीछे पड़ गया। पॉपुलिज्म का एक एलिमेंट है चीफ नंगा की पर्सनैलिटी के अंदर कि इसकी एक पॉपुलिस्ट रिटोरिक है। ये मतलब लोगों की जो सपोर्ट है वो इसने हासिल की है बहुत ज़्यादा अपनी ज़बान के ये झूठे वादों से या अपनी ऑरेटरी स्किल की वजह से। सो इसने खुद को एक साइमल्टेनियसली एक ऐसा बंदा प्रेजेंट किया है जो लोगों की नज़रों में अच्छा है लेकिन ये उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए।
सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी जो मैनिपुलेशन है पब्लिक सेंटिमेंट के अंदर और पॉलिटिकल एडवांटेज, मीन्स कि इसने आवाम को पब्लिक सेंटिमेंट को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया है। सो मीन्स पॉपुलर तो है ये लोगों में, लेकिन बेसिकली अंदर से ये डबल गेम कर रहा है या फाउल प्ले कर रहा है। सिनिसिज्म का भी एलिमेंट है चीफ नंगा के पर्सनैलिटी के अंदर। तो मीन्स कि एक पेसिमिस्ट किस्म की, एक स्केप्टिसिस्ट किस्म की और एक डिस्ट्रक्टिव किस्म की, डिस्ट्रस्ट किस्म की चीज़ें हैं इसकी पर्सनैलिटी के अंदर टुवर्ड्स पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। तो इसका जो एक जेन्युइन कंसर्न है वेलफेयर के बारे में वो इसका अंडरस्कोर हो गया है, ख़त्म हो गया है। और डिसअपॉइंटमेंट है और डिसइल्यूजनमेंट है अभी कि एक लीडर जो है उसको जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए था आवाम को, अभी वो प्रायोरिटाइज कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट को और पब्लिक इंटरेस्ट को या पब्लिक वेलफेयर को वो इतना कंसिडरेशन में नहीं ला रहा। तो इसमें मतलब कि वो एक पॉलिटिकल मैनेवरिंग करता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उस पर मॉक कर रहा है, मॉकरी कर रहा है, मजाक बनाया हुआ है उसने और लोगों की पब्लिक सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हुए उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो ये बेसिकली इसकी सिनिसिज्म में या स्केप्टिसिज्म में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ह्यूब्रिस एक चीफ नंगा की है पर्सनैलिटी। ह्यूब्रिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक एरोगेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉम्प्लिसेंसी है जो इसके डाउनफॉल की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। मतलब ये अभी एक नाखुदा बनता जा रहा है, उसका जो बिलीफ है कि ये इनविंसिबल हो गया है, कोई इसको हरा नहीं सकता। और मतलब कि और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो इसके एक्शंस के हैं और जो ये लोगों को डरा धमका रहा है और पॉलिटिकल मैनेवरिंग कर रहा है, तो मतलब इसके दिल से डर खत्म हो चुका है और पावर का इतना इसमें नशा आ गया है कि पूरा इसने नैरेटिव भी ड्रामेटिकली चेंज कर दिया है। और इसकी ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस बेसिकली चीफ नंगा की ह्यूब्रिस को डिफाइन कर रही हैं। तो ह्यूब्रिस बेसिकली यही होता है कि जिस वक्त आप समझते हैं कि मैं इनविंसिबल हो गया हूँ या मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो आपके एक्शन से और आपकी प्रैक्टिसेस से नज़र आता है। और एक फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस का भी ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं कि अदालत हो या पुलिस हो या कोई भी हो देखी जाएगी, या मुझे कोई नहीं कुछ पकड़ सकता क्योंकि मैं पावरफुल इतना हो गया हूँ, मेरे पास पैसा इतना आ गया है। तो बेसिकली ये एक ह्यूब्रिस एटीट्यूड की तरफ रेफर करता है। सो ये चीफ नंगा के कैरेक्टर की हमने कुछ एरियाज को डिस्कस किया है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसके कैरेक्टर को विद रेफरेंस टू दी एचएबीस राइटिंग या विद रेफरेंस टू दी अ मैन ऑफ द पीपल के हिसाब से डिस्कस करते हैं, तो हम पोस्ट कलोनियल अफ्रीकन पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है एल्सी। सो एल्सी जो है ये गर्लफ्रेंड है ओडेली की और या एक्स गर्लफ्रेंड है, मीन्स जब उसको पता लगता है इसके अफेयर का। तो सो इसका भी एक ओवरऑल नैरेटिव के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो एलसी है ये आइडियलिज्म और नेविटी, मीन्स जिस तरह ओडेली आइडियलिस्ट था ये भी आइडियलिस्ट है, जवान है ज़ाहिर है, तो ये चीज़ों को मतलब पॉजिटिव लेते हैं और आइडियलिस्ट अप्रोच से एनर्जी के सबसे, लेकिन फिर भी ये लोग उतने सोशली अवेयर नहीं होते जितनी दुनिया के हालात चल रहे होते हैं, तो इनमें नेविटी भी है। सो जो इनिशियली तो ये आइडियलिस्ट व्यूज इसके हैं चीफ नंगा के बारे में और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, लेकिन किसी हद तक ये अनजान है कि पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं। और ये नंगा की सिंसेरिटी जो है और उसकी जो इंटेंशंस हैं और उसकी जो पॉजिटिव चेंज इन द कंट्री की वो उसने आवाज़ बुलंद की है, या वो मतलब उसका स्टैंस है उसको बिलीव करती है ये एक आइडियलिस्ट अप्रोच में। मतलब पहले ये भी इंस्पायर्ड है और कैप्टिवेटेड है नंगा से। सो इसके जो पर्सनल रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो एलसी का जो रिलेशनशिप ओडेली के साथ है वो एक सेंट्रल एस्पेक्ट है इसके कैरेक्टर का। मतलब कि वो मतलब उसको कहानी में जान ही एलसी के कैरेक्टर में पड़ती है कि क्योंकि उसका एक ताल्लुक ओडेली के साथ है। अब जो इसका इंटरेक्शन है ओडेली के साथ, उससे हमें पता लगता है कि ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं पॉलिटिक्स के और चीफ नंगा के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो उसमें इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। और ये जो इमोशनल डेप्थ टू दी कैरेक्टर है एलसी की, उसमें ऐड करता है कि वो कनेक्टेड है एक जवान लड़के के साथ जिसका नाम ओडेली है, लेकिन फिजिकली वो उसको जो जाके एक आप समझ लें कि एक एंड होता है उसका, वो होता है एक एल्डर और एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग चीफ नंगा बंदे के साथ। तो एक इमोशनल डेप्थ आती है कैरेक्टर के अंदर कि मीन्स उसने होना किसका था लेकिन वो जाके किसके बिस्तर की जीनत बनी। और उससे फिर एक जो बिट्रेल का एलिमेंट आया, मीन्स के फीमेल कम्युनिटी को या वुमेन को इसने नेगेटिवली पोर्ट्रे करवाया है एलसी ने, कि ये वुमेन होने की जो एक बेसिक थी कि ये अपने जिसके साथ इसकी कमिटमेंट थी उसके साथ ये बिट्रेल ना करती और उसके साथ ये वफा करती और उसके ट्रस्ट को ख़राब ना करती, लेकिन इसने वो किया है।
उसको होल्ड किया है, तो रिलेशनशिप का एक कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनल रिलेशनशिप का। अब इसकी वीकनेसेस हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं एलसी की, तो ये एक्सपोज्ड होती है जब ये पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज जो हैं या पॉलिटिकल साजिशें जो हैं उनका शिकार हो जाती है, और जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं या एक उनके अंदर, तो चीफ नंगा मतलब चीफ नंगा इसको फंसाने में कामयाब हो जाता है, या समझ लो कि इसको चिकनी चुपड़ी बातों में लाने में कामयाब होता है। तो ये नंगा में जो इसका ट्रस्ट होता है वो शक में इसका तब्दील हो जाता है, और ये नंगा की पर्सनैलिटी को एक लाइबिलिटी के तौर पे लेना शुरू कर देती है, या आप समझ लें कि ससेप्टिबल किस्म की और मैनिपुलेटिव किस्म की पर्सनैलिटी पे लेती है। और ये शो केस करती है कि मतलब कि पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स का इतना इम्पैक्ट है कि वो इवन इंडिविजुअल्स पे भी इम्पैक्ट करती हैं। तो मतलब एलसी की कमज़ोरी के तौर पे दिखाया गया है कि वो चीफ नंगा के हाथों जो एक्सप्लॉइट हो जाती है या इस्तेमाल हो जाती है, वो बेसिकली उसकी वल्नरेबिलिटी है। अब एलसी के कैरेक्टर के अंदर हमें अडेप्टेबिलिटी भी नज़र आती है, क्योंकि वो चीज़ों को चेंज भी करती है और उनकी डायनेमिक्स के हिसाब से नेविगेट भी करती है, और उसका जो ओडीली के साथ रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ अनफोल्ड होता है। हमें पता लगता है कि वो रिलेशन जिस तरह शुरू में नज़र आ रहा था, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन अनफोल्ड हुई है वो वैसा नहीं है, और उसका रिस्पॉन्स जो है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब कि ये एक लड़की जो एक ओडीली के साथ मतलब उसका आप समझ लें कि कमिटमेंट है, लेकिन वो चीफ नंगा के साथ भी वो एग्री कर जाती है एक फिजिकल अफेयर के लिए या रिलेशन के लिए। तो बेसिकली वो एडजस्ट कर रही है और इवॉल्व कर रही है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और किसी हद तक ये भी लगता है कि ये खुद भी पर्सनल बेनिफिट्स को ओवरऑल आप समझ लें कि जो आइडियलिस्ट अप्रोच है उससे ऊपर लेके गई है, कि मतलब ये पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी भी पॉलिटिकल गेम के लिए या किसी भी ब्लैकमेलिंग में या किसी भी साजिश के थ्रू लिए अपने ट्रैक से हट गई है। अभी जो सिंबोलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन है इसकी एलसी के कैरेक्टर में, वो हम देख सकते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन है जिसका इनिशियल फेथ पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर है, लेकिन बाद में ये डिसअपॉइंट होती है और एक डिसइल्यूजनमेंट आती है इसके एक्सपीरियंस में कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें बुरी हैं, ये ख़राब हैं। तो इसका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिटिकल करप्शन का जो इम्पैक्ट है एक इंडिविजुअल पे, और वो पॉलिटिकल करप्शन जो है वो किस तरह रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती है, और इंडिविजुअल्स जो है जो मतलब आइडियलिस्ट अप्रोच सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं वो किस तरह उस ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में चेंज कर देता है या ख़राब कर देता है। सो ये तो एक एलसी के कैरेक्टर को हमने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। अभी हम एडना को डिस्कस करते हैं, जो कि एक और फीमेल कैरेक्टर है, और ये चीफ नंगा की फियोन्सी है, यानी कि चीफ नंगा की मंगेतर है ये एडना। तो इसका जो कैरेक्टर है ये भी प्रोमिनेंट है, और मीन्स के बेसिकली इसको भी, एडना के कैरेक्टर को भी स्ट्रेंथ चीफ नंगा के कैरेक्टर से मिलती है, लेकिन फिर भी इसका एक प्ले में रोल है और एक नैरेटिव है, तो उसको हम कुछ हेडिंग्स पे डिस्कस करते हैं। सोशल स्टेटस एंड एम्बिशन एक ये हेडिंग है। जो एडना की एंगेजमेंट है चीफ नंगा के साथ, ये रिफ्लेक्ट करती है कि एडना सोशल स्टेटस के चक्कर में है, और उससे मतलब चीफ नंगा की एज भी ज़्यादा है, और लेकिन सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के साथ या उसकी पोजीशन के साथ जो बेनिफिट्स अटैच्ड हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है, उसकी वजह से, या वो एक पॉलिटिकल फिगर है उसकी वजह से एडना उससे एंगेज हो जाती है, और उसके जो एम्बिशंस हैं वो भी मतलब कि चीफ नंगा से एसोसिएटेड हैं, वर्ल्डली बेनिफिट्स, दुनियावी फ़ायदों के लिए। सो अगेन कॉम्प्लिसिटी और अवेयरनेस को अगर हम देखें तो एडना जो है ये चीफ नंगा की जो पॉलिटिकल करप्शन है या मतलब उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उसको पता है, और उसको पता है कि ये मतलब कि अखलाकी तौर पर भी ये ख़राब बंदा है, और सियासी तौर पे भी, पॉलिटिकली भी ये करप्ट बंदा है, फिर भी वो उसके साथ कनेक्टेड रहती है और इन्वॉल्व रहती है, और उसके एक्शंस में साथ रहती है उसके। तो ये हाईलाइट करता है कि उसने पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और वो विलिंग है कि वो बस बर्दाश्त करेगी तमाम अनएथिकल बिहेवियर को, क्योंकि उसके पर्सनल गेन्स हैं, उसको फ़ायदा मिल रहा है, और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, तो बस ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसकी चीज़ें या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। अब एक डिपेंडेंसी एंड पावर डायनामिक्स की भी एक हेडिंग हम एसोसिएट कर सकते हैं एडना के साथ, जो उसका रिलेशनशिप है चीफ नंगा के साथ। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है
कि वो जो एडना है वो डिपेंड कर रही है चीफ नंगा के ऊपर, यानी कि उसके जितने भी मज़े हैं, ये ज़िंदगी में जितनी भी आसाइशें हैं या जितने भी पावर डायनेमिक्स को वो इस्तेमाल कर रही है, तो वो बेसिकली वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, चीफ नंगा के ऊपर, यानी कि चीफ नंगा की पोजीशन की वजह से उसको सारे फायदे हैं या उसकी भी वाह वाह हो रही है। सो इसकी अवेयरनेस है कि मतलब उसके जो फ्लॉज हैं और फाइनेंशियली और सोशली वो जो डिपेंड कर रही है चीफ नंगा के ऊपर, तो एक पावर इम्बैलेंस है रिलेशन के अंदर, और वो उस पावर इम्बैलेंस में जो बैलेंस तलाश कर रही है बेसिकली वो चीफ नंगा के साथ एसोसिएट होके और उसके साथ कनेक्ट रह के और उससे कॉम्प्लिसिट होके वो मतलब कि अपनी जो उसकी इंडिविजुअलिटी है उसको उसने बरकरार रखा हुआ है। अभी सिंबोलिज्म और रिप्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम एडना के कैरेक्टर को डिस्कस करें तो ये कॉम्प्रोमाइज करती है वैल्यूज़ को पर्सनल कंफर्ट और सोशल स्टैंडिंग के लिए, कि मैं एक सोशली मैं एक्सेप्टेबल हूँ और मेरी एक स्टैंडिंग है, एक माशरे के अंदर मेरा मकाम है, और फिर मुझे जो पर्सनली जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिससे मेरी ज़िंदगी के अंदर कंफर्ट है, उसके लिए इसने अपनी वैल्यूज़ को, अपनी अक़दार को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब इसका जो कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स किस्म की चॉइसेस भी बताता है कि लोग इन द फेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रेशर किस हद तक गिर सकते हैं, ये किस हद तक आप समझ लें कि अंदर से मर जाते हैं, ये अपने ज़मीर को फ़रोख्त कर देते हैं। सो लैक ऑफ एजेंसी एंड वॉइस, एक इस एडम को हम थोड़ा इस तरह समझेंगे कि जो जो इसकी पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स के अंदर जो एडना का कैरेक्टर है ये म्यूट सा है, बस के मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ना फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रही है और बस इसका नाम है और ये एसोसिएटेड है चीफ नंगा के साथ ऐसे मंगेतर उसकी, तो अभी ओवर शेडो हो मीन्स कि बाकी चीफ नंगा का कैरेक्टर इसके ऊपर हावी है, मीन्स ये जो कुछ भी है बेसिकली ये चीफ नंगा की वजह से है। अभी इसके जो ओपिनियंस हैं और उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट अटेंशन दी हुई है और इलस्ट्रेट करते हैं कि वुमेन की स्टोरी के अंदर या वुमेन की सोसाइटी के अंदर अपनी खुद की हैसियत है ही नहीं या बहुत लिमिटेड सी उसकी एजेंसी है, लिमिटेड सी हैसियत है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यूज़ को, अपने कैरेक्टर को बेच दिया है वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए। तो मतलब कि इन दोनों खवातीन ने, ऊपर एल्सी और नीचे ये जो हमारी ये है एडना, इन दोनों ने विमेन के कैरेक्टर को टेंटेड किया है कि ये छोटे छोटे फ़ायदों के लिए ये मिसयूज़ हो रही हैं या ये विलिंगली मिसयूज़ हो रही हैं या ये मतलब बस फिजिकल मज़े भी कर रही हैं और वर्ल्डली मज़े भी कर रही हैं और इनको मतलब कि ओवरऑल एक इंसानी जो तकाज़े हैं या जबिलतें हैं उनका इनको ख्याल नहीं है। सो ये एक कैरेक्टर एनालिसिस था जिसमें हमने थोड़ी सी इंटरकेसेस देखी हैं कि एडना का रोल नावल के अंदर क्या है और वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, और हमें उसके कैरेक्टर के थ्रू पता लग रहा है कि पावर डायनेमिक्स क्या हैं, एसोसिएशन विद द पावरफुल पीपल यानी कि कॉम्प्लिसिटी क्या है, और पर्सनल चॉइसेस इंसान की पोस्ट कलोनियल नाइजेरियन सोसाइटी के अंदर किस तरह उनका कॉन्टेक्स्ट क्या बना है या वो किस तरह स्विच कर जाती हैं पावर के लिए या वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए। अभी हम एक क्लोज फ्रेंड है चीफ नंगा का, उसका नाम है चीफ कोको, उसके कैरेक्टर को देखते हैं कि उसकी भी पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स के अंदर नावल के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीफ कोको जो है इससे एक हेडिंग एसोसिएट करते हैं लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। सो ये चीफ नंगा थ्रू आउट द नावल चीफ कोको चीफ नंगा के साथ लॉयल है, यानी कि ये एक वफादार दोस्त के तौर पे दिखाया गया है। तो बेसिकली इंसान जब किसी मुकाम पे पहुंचता है ना और उसको सस्टेन करता है तो कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ वफादार होते हैं और उसकी सपोर्ट होते हैं। सो नंगा हालांकि फ्लॉज में इन्वॉल्व है और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन कोको जो है फिर भी उसके साथ जुड़ा रहता है, स्टेड फास्ट रहता है और उसको सपोर्ट करता रहता है। सो ये जो इसकी लॉयल्टी है ये कंट्रीब्यूट कर रही है कि पॉलिटिकल अलायंसेस और फ्रेंडशिप जो है स्टोरी के अंदर मीन्स के एक इंसान जो कि किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा है और हालांकि उसको पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, करप्ट है, फिर भी उसको सपोर्ट करी जा रहा है। तो बेसिकली ये भी सोसाइटी का एक डिके दिखा रहे हैं, ये एक जवाल दिखा रहे हैं कि नाइजीरिया या अफ्रीकन के हालात ऐसे ही नहीं खराब, नहीं इसके पॉलिटिशियन भी खराब है और उनके सपोर्टर भी खराब है, या किसी भी मुल्क से इसको एसोसिएट किया जा सकता है। सो एक जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है चीफ कोको का या उसकी जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है या आप कह लें कि उसकी इनसाइट है या जजमेंट है या इंटेलिजेंस है, पॉलिटिकल विजडम है, वो दिखाया गया है कि ये एक श्रूड किस्म का और अस्टूट किस्म का पॉलिटिशियन है। मतलब कि ये बड़ा स्मार्ट है और बड़ा
आप समझें कि सुलझा हुआ कह लें, ये बड़ा शार्प और बड़ा इंसाइट, बड़ी पॉलिटिक्स की इसकी इंसाइट्स हैं, और ये समझता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसको किस तरह नेविगेट करना है, किस तरह मौके से फ़ायदा उठाना है, और सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए किस तरह कन्वर्ट करना है। सो ये एक सोफिस्टिकेशन की लेयर ऐड करता है इस कैरेक्टर के अंदर कि पॉलिटिकल एरिना में इस तरह का बंदा किस तरह कामयाब होता है, क्योंकि वो सिस्टम को भी समझता है, सिस्टम की कमजोरियों को भी समझता है, और चालाक भी है, और वो थोड़ा आने वाले टाइम को फोर्सी भी कर लेता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा होने वाला है। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन, ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये विजडम चीफ कोको का ज़्यादा है। अभी कॉम्प्लिसिटी इन करप्शन, सो करप्शन में इसका साथ है। तो चीफ नंगा जो है, चीफ कोको भी मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व, ये मुमकिन तौर पे वो चीफ नंगा के साथ वफादार ही इसलिए है क्योंकि उसका अपना भी फायदा चल रहा है। सो ये जो बेनिफिट्स हैं जो करप्ट सिस्टम से वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ये इलस्ट्रेट करते हैं कि एक करप्शन की नेचर जो पावर के साथ एसोसिएटेड है वो थ्रू आउट नाइजीरिया या अफ्रीकन पोस्ट कलोनियल अफ्रीका में परवेसिव है, यूनिवर्सल है, मतलब कि वो प्रेवलेंट है, हर जगह वो मौजूद है। इसमें चीफ कोको जो है उसके कैरेक्टर के अंदर अगर हम सिनिसिज्म और रियलिज्म को अगर लें, तो ये वैसे ना सिनिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये चीज़ें हमें ना पक्का पक्का मतलब याद करनी पड़ेंगी, ये एक लफ्ज़ है और ये इसी तरह ही यूज़ होंगे। तो ये बेसिकली स्केप्टिसिज्म, ये डिस्ट्रस्ट, ये डाउटफुल सिचुएशन, ये एक पेसिमिस्ट किस्म की अप्रोच जो है उससे एसोसिएट होता है। और जो रियलिज्म है ये बेसिकली प्रैक्टिकलिटी, या आप समझ लें कि प्रैग्मेटिज्म और उस सेंस में लिया जाता है। सो जो कैरेक्टर है ये मतलब कि ये सिनिसिज्म में भी इन्वॉल्व है, और रियलिज्म जिसका पॉलिटिक्स के बारे में है, तो ये तमाम फ्लॉज को, तमाम प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज भी करता है, और जो मॉरल कॉम्प्रोमाइजेज नेसेसरी हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो भी इसको पता है कि मतलब किस जगह पे हमें आप समझ लें कि गलत बात भी माननी पड़ेगी या गलत काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पॉलिटिकली सिस्टम में सर्वाइव करना है, तो वो सब चीज़ें इसको पता है। तो इसके जो पर्सपेक्टिव है इसका सिनिसिज्म और रियलिज्म का, ये भी हमें नावल के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप समझने में हेल्प करता है कि किस तरह लोग जो नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, यानी कि अपनी बात से हट जाते हैं, अपनी बात से फिर जाते हैं, या आप समझ लें कि बदखलाफी कर जाते हैं, या कोई भी गलत काम कर जाते हैं कि पॉलिटिकली आपको रेलेवेंट लेने के लिए वो कितना ज़रूरी है। उसके बाद सिंबोलिज्म और सोशल कमेंट्री जो है चीफ कोको के कैरेक्टर में, उसको अगर हम देखें तो वो ये है कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट किस्म का और प्रैग्मेटिक किस्म का इंडिविजुअल है जो अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करता, और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है कि भाई आइडियलिज्म और चीज़ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, मतलब जिस तरह हम कोई जायज़ काम भी करवाने जाते हैं, तो अगर हमें रिश्वत देनी पड़ती है या सिफारिश लगानी पड़ती है, तो बेसिकली ये प्रैग्मेटिक अप्रोच हो जाती है कि भाई इसमें भी आइडियलिज्म वाली बात नहीं है, ये काम होगा ही ऐसे, अदरवाइज ये काम होगा नहीं। तो उनकी भी ऐसी अप्रोच, यानी कि उस सिस्टम को समझे हुए हैं, और पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं उनको पर्सनल गेन के लिए ये लोग नेविगेट कर रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो कैरेक्टर है ये एक सोशल कमेंट्री है करप्शन के ऊपर और सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, कि पोस्ट कलोनियल अफ्रीकन पॉलिटिक्स के अंदर हर कोई बंदा या मैक्सिमम लोग, लीडर्स और लीडर्स के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं वो सारे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। सो दिस वाज अबाउट चीफ कोको। Now we move towards another character, and the name of the character is Maxwell. So Maxwell is a friend of the protagonist. Maxwell ओडीली का फ्रेंड है। सो इसका रोल जो है सेंट्रल नहीं है मतलब कि अदर कैरेक्टर्स की तरह, लेकिन फिर भी नैरेटिव के अंदर इसका अपना एक हिस्सा है। जिस तरह के कोको नंगा का दोस्त था, मैक्सवेल ओडीली का दोस्त है। एल्सी ओडीली की गर्लफ्रेंड थी, तो एडना नंगा की फियांसी है। और मतलब इस तरह दो दो कैरेक्टर, क्योंकि एक जो नैरेटिव डेवलप करना होता है और डायलॉग डेवलप करना होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो ऐड करते हैं और उससे स्टोरी में एक रंग भरा जाता है। सो इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी जो मैक्सवेल की है, मतलब कि इंटेलेक्चुअली ये बंदा क्यूरियस है और ये पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर एंगेज होता है और बातचीत करता है, और काफ़ी इंटेलिजेंटली और नॉलेजेबली और लॉजिकली चीज़ों को समझता है और मतलब कि अपना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो इसकी ओडीली के साथ जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई हैं उसमें एक डिज़ायर है कि ये एक क्रिटिक पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है। और नॉवल के जो आइडियाज़ की एक्सप्लोरेशन है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं वो भी बेसिकली इनकी यही जो पॉलिटिकल डिस्कशन में एंगेजमेंट है और इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी जो है उससे हमारे सामने आती है कि मतलब
अवेयरनेस ऑफ ओडिली एक्चुअली इन डिस्कशन से बढ़ रही है। जो मैं शुरू में ओडिली की अवेयरनेस की थी ना, तो ज़ाहिर है वो मतलब किसी से तो बात करता था, मशवरा करता था, अपने दिल की बात बताता था, डिस्कशन करता था। तो बेसिकली मैक्सवेल इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज मॉरल इंटेग्रिटी। सो मैक्सवेल जो है ये एक सेंस ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी की भी अलामत है इस नावल में। सो पर्टिकुलरली चीफ नंगा की करप्ट प्रैक्टिसेस में ओडिली ने जब स्टैंड लिया तो मैक्सवेल ओडिली के साथ था और उसने मैक्सवेल ने ओडिली को सपोर्ट किया। सो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वैल्यूज या अकदार को या आप समझ लें कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है वर्ल्डली बेनिफिट के लिए। लेकिन मैक्सवेल और ओडिली इन्होंने ऐसे कैरेक्टर दिखाए हैं जो करप्शन के अगेंस्ट रहे हैं और उन्होंने अपनी एथिकल प्रिंसिपल्स की जो कमिटमेंट है उनको थ्रू आउट शोकेस किया है, डिस्प्ले किया है, दिखाया है। इन्होंने मतलब अपने स्टैंड से नहीं हटे और ये पॉजिटिव साइड पर हैं। तो इसीलिए तो सोसाइटी का सर्वाइवल है, क्योंकि सोसाइटी में अगर हर कोई करप्ट हो जाएगा तो सोसाइटी तो बैठ जाएगी। यानी कि कुछ लोग हैं हर सिस्टम, हर इदारे में जो अभी तक काम कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम चल रहा है। भले वो पुलिस हो, भले वो पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो। मीन्स कि हमें सामने जो सरफेस पे लोग नजर आ रहे थे खराब, अब ये फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रेलवे भी अभी तक अगर चल रही है, बिल्कुल तबाह नहीं हुई, तो बेसिकली वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल ही आगे का ही बिगड़ जाता। सो फ्रेंडशिप डायनेमिक्स को हम मैक्सवेल के कैरेक्टर में देख सकते हैं कि ओडिली के साथ जो इसका कैरेक्टर है उसने बड़ा लॉयल्टी का और मतलब कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का और इमोशनल सपोर्ट का और एक दूसरे को हेल्प करने का और जो रिलेशनशिप की और जो पॉलिटिक्स की एक्सप्लोरेशन की डेप्थ है उसके अंदर इनका एक इंटरेक्टिव किस्म का और बड़ा लॉयल किस्म का एक एक्सपीरियंस और रिलेशन रहा है और इमोशनली अटैच्ड रिलेशनशिप रहा है। अगेन स्केप्टिसिज्म और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें अगर देखा जाए तो मैक्सवेल जो है इसने जो चीफ नंगा है उसकी पॉलिटिकल रिटोरिक जो है या पॉलिटिकल बातें जो हैं या पॉलिटिकली वो जो एक आर्ग्यूमेंट या अपनी एक फिलोसफी बताता है उसके बारे में स्केप्टिसिज्म या डिसबिलीव का इजहार किया है, ये डिस्ट्रस्ट का इजहार किया, यानी कि उस चीज़ को नहीं मान रहा। और इसने फिर अगेन क्रिटिकली सोचा है और क्वेश्चनिंग की है और एक सिंसेरिटी के साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनको मतलब और उनके मोटिव्स जो हैं उनको समझने की कोशिश की है और अपना जो डिस्ट्रस्ट है, ये स्केप्टिसिज्म है, वो मतलब इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है नॉवल की कमेंट्री के अंदर के जो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है पॉलिटिशियंस की तरफ। तो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें से एक मैक्सवेल है या एक ऑर्डिली है जिनके अंदर स्केप्टिसिज्म है, यानी कि वो क्वेश्चन करते हैं उन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ जो कह रहे हैं ऐसी है नहीं, या थ्रू क्वेश्चनिंग उनको गलत साबित करते हैं या अपने आप को ज़्यादा अपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो एक एजुकेटेड क्लास की सिंबोलिज्म है मैक्सवेल के कैरेक्टर के थ्रू कि वो एक यूनिवर्सिटी एजुकेटेड इंडिविजुअल है और वो पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया में एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसके कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं वो, और पॉजिटिव चेंज थ्रू प्रोसेस चाहते हैं, क्विक नहीं चाहते। मीन्स के लोगों को एजुकेट करके और मीन्स के करप्शन और पॉलिटिकल एलीट की जो एक प्रेवलेंट फ्लॉड प्रैक्टिसेस हैं उनसे हट के वो थ्रू एजुकेशन चेंज लाना चाह रहे हैं। सो मैक्सवेल का जो कैरेक्टर है वो एक होप है, उम्मीद है, एक रोशनी है, एक किरण है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की, मॉरल चॉइसेस की और मतलब इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन की कि किस तरह वो पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरियन सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तो हर बंदे ने भाई एक एक लड़की पकड़ी हुई है, तो यूनिस जो है यूनिस वो मैक्सवेल की फियांसी है। तो मीन्स के इसमें हम ये भी एसोसिएट कर सकते हैं कि मीन्स के हर के साथ जो एक फीमेल एसोसिएटेड है, तो फीमेल की जो पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरियन या साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल या सोशल जो भी सारा पर्सपेक्टिव उसके अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर का भी रोल है जो उन्होंने कहीं ना कहीं एंगेज करके दिखाया है। सो सोशल क्लास और बैकग्राउंड जो यूनिस है, मतलब इसको EU से लेके लेकिन यूनिस ये यूनिस पढ़ेंगे इसको, कम्स ये प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड की और बड़ी मतलब के खाते पीते घराने से इसका ताल्लुक है। सो ये मैक्सवेल के साथ जो इसका एक सोशल क्लास की एक इंटरसेक्शन है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि एलीट क्लास का एक कंट्रास्ट है नाइजीरियन सोसाइटी के अंदर अदर क्लास के साथ। तो मैक्सवेल और जो यूनिस है इनके कैरेक्टर को हम सोसाइटल इश्यूज के हिसाब से एक्सप्लोर करें तो हमें मतलब कि एक सोशल क्लास डिफरेंस का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। फिर फेमिनिटी और जेंडर रोल्स जो हैं उनमें यूनिस जो है इसका कैरेक्टर
रिफ्लेक्ट करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और जो एक प्रेवलेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की, जो वो फ्रॉम फीमेल्स या जेंडर रोल से ले रहे होते हैं। तो ये एंगेज होती है मैक्सवेल के साथ, और इसके जो इंटरेक्शंस हैं अदर कैरेक्टर के साथ वो ये हाईलाइट करते हैं कि इसकी अपनी इसके कैरेक्टर की अपनी लिमिटेशंस हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ वुमेन, जो पोस्ट कलोनियल नाइजेरियन सेटिंग के अंदर किसी भी वुमेन या किसी भी फीमेल या किसी भी जेंडर रोल से एसोसिएट की जा सकती हैं। रिलेशनशिप का जो सिंबोलिज्म है, यूनिस जो है फीमेल जो फियांसी है और एंगेज हुई है मैक्सवेल के साथ, ये सिंबलाइज करती है पर्सनल कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जो सोशल टर्मोइल या सोशल अनरेस्ट है और पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसके दरमियान में रिश्तों, लोग आपस में रिश्ते कैसे निभा रहे थे, इस तरह की सिचुएशन है नावल के अंदर। सो इनकी जो आपस में एंगेजमेंट है वो एक बैकड्रॉप बन जाता है, या आप समझ लें कि एक ब्रॉडर सोसाइटी इशू जो है कि पावर डायनेमिक्स में इन दोनों के आपस में एंगेजमेंट एज ए आप समझ लें कि अगेंस्ट दी सोसाइटल नॉर्म्स दिखाई गई है। अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो यूनिस जो है ये डेमोस्ट्रेट करती है कि ये भी चैलेंजेस के हिसाब से और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, खुद को एडजस्ट कर सकती है। तो इसकी एबिलिटी जो है एडजस्टमेंट की, वो भी सोशल रिलेशनशिप्स में जो पॉलिटिकल क्लाइमेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है कि मौजूदा हालात में अपना मतलब कैरेक्टर जो है उसको किस तरह बना के रखा जाए या किस तरह सर्वाइव किया जाए, वो भी हमें यूनिस के कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। अभी एक एम्बिवलेंस एंड कॉम्प्लिसिटी की जो एक आप समझ लें कि एक अनसर्टेनिटी है, या एक कंट्रडिक्शन है, या एक इनकंसिस्टेंसी है, और एक जो एलिमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कि कॉम्प्लिसिटी, तो यूनिस का कैरेक्टर जो है वो एग्जिबिट कर रहा है कि एक अनश्योर सिचुएशन भी है और एक कॉम्प्लिसिटी भी है, जो कि करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके आसपास, उनको लेके ये मतलब इन्वॉल्व भी है। और दूसरा ये कि ये मतलब कि उसके वो भी मतलब पॉलिटिकली मतलब वो एक सिस्टम का हिस्सा भी है, लेकिन वो अनश्योर है या उसको मतलब वो कंफ्यूज्ड है। तो इसका जो पॉलिटिकल इवेंट्स को रिस्पांस है यूनिस का, और इसके जो रिएक्शंस हैं, मैक्सवेल के जो व्यूज़ हैं, वो मतलब कि मैक्सवेल के जो व्यूज़ हैं जो वो आपस में डिस्कशंस करते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म के इमोशंस और एक इंडिविजुअल चॉइसेस हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर ये फेस कर रही है यूनिस। मतलब कि ये परप्लेक्स्ड है, ये परेशान है कि मीन्स मैक्सवेल इसके साथ एक आइडियलिस्ट किस्म का बंदा जुड़ा हुआ है जिससे ये एंगेज्ड हो गई है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो फ्लॉड है या पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो करप्ट हैं, तो उसके दरमियान एक कन्फ्यूजन का एलिमेंट को दिखाया गया है। तो दिस वाज अबाउट यूनिस जो कि मैक्सवेल की फियांसी है। तो हमने इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, जो कि इस प्ले को पूरा वो डिफाइन करते हैं। उनमें सबसे पहले हमने ओटिली समालू जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस हमारे नावल का, उसके बाद हमने चीफ नंगा जो कि एंटेगनिस्ट है। चीफ नंगा के बाद हमने डिस्कस किया है कैरेक्टर एल्सी का। तो एल्सी एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है ओटिली की, प्रोटैगनिस्ट की, जो कि बाद में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाती है ड्यू टू हर अफेयर विद चीफ नंगा। उसके बाद हमने चौथा कैरेक्टर जो डिस्कस किया वो एडना, एक फीमेल है जो चीफ नंगा की फियांसी है, और ये वो कैरेक्टर है जो चीफ नंगा के साथ वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए या दुनियावी फ़ायदों के लिए जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने चीफ कोको डिस्कस किया है। ये चीफ नंगा का दोस्त है और उसके साथ वफादार है और उसकी तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस में उसके साथ है। और चीफ कोको के बाद हमने मैक्सवेल डिस्कस किया है। तो मैक्सवेल ओटिली का एक लॉयल दोस्त है। और फिर हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया है मैक्सवेल के पर्सपेक्टिव में, यूनिस का, जो कि उसकी फियांसी है, और ये भी एक फीमेल कैरेक्टर कनेक्टेड है मैक्सवेल के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।